बहू से लिया, बेटी को दिया। शर्मा परिवार का मुखिया रामसरन था, जो अपनी पत्नी सरोज, बेटे युवराज और बेटी अंजू के साथ रहा करता था। युवराज की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए वो लोग उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। इतना समय हो गया लड़कियां देखते हुए, पर तुम लोगों को कोई समझ में ही नहीं आती। ऐसे ही रहा तो इसके बुढ़ापे में जाकर ही शादी हो पाएगी। अब तुम ही लोग देख लो। अरे ऐसे ही किसी को भी हाँ थोड़ी ना कर देंगे। जहाँ से अच्छा माल मिलेगा वही करेंगे। आप फिक्र ना करो, मेरी सहेली ने एक बहुत अच्छा परिवार बताया है, आज वहाँ चलते हैं। उम्मीद है आज ही सारा मामला सेट हो जाएगा। हो ही जाए तो बेहतर है, वरना मैं तो नहीं जा पाऊँगा। मैं तो थक गया हूँ भैया। और अब ज़्यादा देर मत करो बेटे की शादी में, क्योंकि अब हमें बेटे की शादी भी तो करनी है। हाँ हाँ ठीक है, आज मैं लड़की के बाप से बात करके रिश्ता पक्का कर दूंगी। बस दहेज भी तो देखो क्या क्या देते हैं, क्योंकि वही तो हम अपनी बेटी की शादी में देंगे, तो हमारे खर्चे कम होंगे। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन आज रिश्ता पक्का कर ही देना। उस दिन वो लोग मीना को देखने उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं। तब चित्रा कहती है, तो कैसी लगी आपको हमारी बच्ची? आपकी बेटी तो हीरा है, हीरा। हमें ऐसी ही बहू चाहिए थी। मेरा बेटा हमेशा कहता था कि माँ बहू ऐसी लाना जो स्वयं दहेज हो, ताकि दहेज लेना ही ना पड़े। हम सब तो वैसे बिना दहेज के खिलाफ है। बहन जी, अब तो ज़माना ही ऐसा है कि बहू अच्छी और संस्कारी हो, बस। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने पहले ही हमें बहुत कुछ दे रखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों जाओ, तुम दोनों को अगर कुछ बात करनी है तो अलग जाकर कर लो, तब तक हम बड़े लोग कुछ अपनी बातें कर लेते हैं। मीना और युवराज दोनों वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उसके बाद रामसरन कहता है, ये ठीक किया तुमने बच्चों को भेजकर। अब बड़ों की बातें बड़ों के बीच में ही रहे तो अच्छा है। जी सही कहा आपने। समझे जी, देखिए शादी तो अच्छी होनी चाहिए। वो दरअसल क्या है ना, हमारी रिश्तेदारी में सब ने शादियाँ बड़े बड़े 5 स्टार होटल में करी है। अब हम उन्हें अगर यूं ही किसी छोटे से हॉल में बुला लेंगे तो ये बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी ना। वो क्या है ना, हमारी सोच कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, हमें समाज का तो सोचना ही पड़ेगा ना। सभी रिश्तेदारों ने होटल में शादी करी, हमें बुलाया, तो अब हमारा भी फ़र्ज़ है कि अपने बेटे के अच्छे से होटल में शादी करे और सभी रिश्तेदारों को बुलाए। अब अगर कुछ मैं गलत कह रही हूँ तो बताओ आप मुझे। अरे ये तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। शादी तो ऐसी होगी कि पूरा शहर देखेगा। हमारी तरफ से शादी में थोड़ी सी कमी भी नहीं रह जाएगी। वाह वाह, क्या बात है। फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में एसी तो है ही, बहू को कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, वो बात अलग है कि युवराज के कमरे का एसी पुराना और बेकार सा हो गया है, लेकिन जल्दी वो नया एसी लगा लेगा। तब तक थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अरे तो अब वो हमारी बच्ची का भी कमरा होगा, उसके लिए एसी हम ही दे देंगे। आप चिंता ना करो, आपका बेटा अब हमारा भी है। और वैसे भी शादी में ये सब ज़रूरत की चीज़ें तो दी ही जाती है। अरे इसकी क्या ज़रूरत है समधन जी। मेरा बेटा अच्छा कमाता है, कुछ दिनों की बात है वो नया एसी ले ही लेता। आप ना खामखा परेशान हो रही हो। बिल्कुल ज़रूरत है जी। अब आप और हम अलग थोड़ी ना है, आप करें या हम करें एक ही तो बात है। और वैसे भी ये सब तो हम अपनी बेटी को ही दे रहे हैं, इसमें परेशानी कैसी भला। अच्छा चलिए ठीक है, अब आप इतनी ज़िद कर रही है तो दे दीजिएगा। आप जो चाहे वो अपनी बेटी को दे सकते हैं, आखिर माँ बाप है आप उसके, इतना हक तो है ही आपका। वो सब तो ठीक है माँ, पर आपको नहीं लगता भाभी को मायके आने में बड़ी दिक्कत होगी गर्मी में? भैया कैसे लेकर आएंगे इतनी दूर तक? दोनों ही धूप और गर्मी से परेशान हो जाएंगी। भाभी का मायका है भी तो दूर, ऐसे में भाभी आएंगी कैसे? ऐसा क्यों भला? क्योंकि हमारे घर में कार नहीं है ना, भैया तो ऑफिस मेट्रो से आते जाते हैं, इसलिए भाभी को धूप में रिक्शे या बस से ही आना पड़ेगा। मैं तो सोच के हैरान हूँ, इतनी दूर भाभी बस में आएंगी कैसे? गर्मी में तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। मेरी बच्ची तो आज तक हमेशा कार से ही चली है, तो फिर हम मीना को कार भी देंगे, क्योंकि हम अपनी बच्ची को परेशान होते नहीं देख सकते। ऊपर से ऐसी आदत नहीं है ना उसे बस में आने जाने की, तो हम उसके लिए कार भी दे ही देंगे।
अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा। लोग क्या कहेंगे कि हमने लड़की वालों से दहेज लिया। ना बाबा ना, राम 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 राम। हमें ये दहेज का कलंक नहीं चाहिए। हम भला समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। और वैसे भी मेरा बेटा अच्छा कमाता है, कुछ वक्त में कार ले ही लेगा। बस तब तक थोड़ी दिक्कत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम दहेज ले लें अपनी सहूलियत के हिसाब से, हैं? अरे लोगों को छोड़िए ना, बच्चों की सोचिए। लोग तो हमेशा बोलते ही रहते हैं। और फिर ये दहेज थोड़ी ना है, गिफ्ट है। वैसे भी हमारे बच्चों को अगर कार होने से आराम मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है। और जब हम दहेज सोच कर दे ही नहीं रहे तो आप भी इसको दहेज समझकर मत लीजिए। ये समझ लीजिए कि बच्चों के लिए छोटा सा गिफ्ट है। अरे क्या समधन जी, आप भी ठीक है भाई, आपकी जो मर्जी हो वो करिएगा। आपकी बेटी है, हम कुछ नहीं कह सकते। आपकी जो इच्छा है देने की वो दे दीजिएगा। और इसी तरह मीठी मीठी बातें करके वो लोग बहुत सारा दहेज ले लेते हैं। कुछ समय गुजरता है, युवराज और मीना की शादी हो जाती है। पर मीना को नहीं पता था कि उसकी ससुराल में उसके पति के अलावा सभी लालची हैं। हमारे कमरे में नया वाला एसी नहीं लगा, पापा ने तो दिया था। क्या हुआ, गर्मी भी बहुत हो रही है, लगवा लूँ ना उसको? हाँ, वो माँ ने कहा कि अभी यही वाला चल रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, जब ये ख़राब हो जाए तो वो लगवा लेंगे। उनका कहना भी सही है, अभी ये चल भी ठीक ठाक रहा है, अगर ये ख़राब हुआ तो उसको लगा लेंगे। अरे पर अब नया आ गया था तो लग जाना चाहिए ना, उसको रख के भी क्या करना है, बल्कि ये ठंडा कम कर रहा है। नया है तो ठंडक भी ज़्यादा करेगा। अरे बहू, अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो और नई दुल्हनों को इतना बोलना शोभा नहीं देता। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम खुद लगवा लेंगे, तुम चिंता ना करो। बहू का काम है किचन संभालना, तुम वो करो जाकर, बाकी हम देख लेंगे एसी का क्या करना है। मीना अपनी सास के आगे कुछ नहीं बोल पाती और सर हिला देती है। उसके दहेज का ज़्यादातर सामान जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन डिब्बों में बंद ही पड़ा था, क्योंकि सरोज चाहती थी कि जब तक पुराना सामान खराब ना हो तब तक नया इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और अगर दहेज का सामान इस्तेमाल नहीं हुआ तो अंजू की शादी में ये लोग बहू के घर का ही सामान अपनी बेटी को देंगे। माँ, मुझे एक पार्टी में जाना है, आपके पास कोई अच्छी सी साड़ी है क्या? मुझे ना बिल्कुल अच्छी सी हीरोइन वाली साड़ी चाहिए, जिसमें मैं हीरोइन से कम ना लगूं। अरे मेरे पास तो सब पुराने ज़माने वाली साड़ियाँ हैं। तो एक काम क्यों नहीं करती, अपनी भाभी से मांग लेना, उनके पास तो सारी नई साड़ियाँ हैं। और मैंने देखा था अपने मायके से बहुत महंगी और अच्छी साड़ी लेकर आई है तेरी भाभी। जा, उसकी कोई भी साड़ी ले ले जो तुझे पसंद हो। ये अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर भाभी ने साड़ी देने से मना कर दिया तो? ऐसे कैसे मना कर देगी, जो उसका है वो सब तेरा ही तो है। तू बस जा और जाकर जो पसंद आए वो साड़ी ले आ। अंजू मीना से साड़ी ले लेती है और वो बेचारी चाह कर भी मना नहीं कर पाती। भाभी, मुझे एक पार्टी में जाना है, अपनी कोई अच्छी सी साड़ी दे दो ना। अच्छा, अभी देती हूँ। मीना अपने कमरे में साड़ी लेने जाती है तो अंजू भी उसके पीछे पीछे पहुँच जाती है और खुद ही एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी चुन लेती है। वाह भाभी, ये साड़ी तो बहुत प्यारी है, मेरा तो दिल आ गया इस पर। मुझे माफ़ करना भाभी, पर अब ना मैं ये वापस नहीं करूँगी, ये मुझे बहुत पसंद आ गई है। अब तो ये साड़ी मेरी हो गई, अब आप कोई दूसरी साड़ी ले लेना, क्योंकि मैं आपको वापस नहीं कर पाऊँगी। अरे पर ये साड़ी तो मेरी दादी ने दी थी, आप कोई और सी देख लो। अरे तो क्या होता है, आपको क्या कोई कमी है? मैं ले जा रही हूँ ये साड़ी, और वैसे भी आपकी शादी में हमने आपको इतनी साड़ी दी थी, आप वो पहनो। अंजू वो साड़ी लेकर चली जाती है और मीना बस उसका मुंह देखती रह जाती है। वो उदास हो जाती है लेकिन किसी से कुछ नहीं कह पाती। पर उसे क्या पता था कि उसकी उदासी तो अगले दिन और बढ़ने वाली है। बहू, ज़रा अपने गहने निकालना। क्यों माँ जी, क्या हुआ? अरे क्यों, क्या होता है? क्योंकि तेरी सास कह रही है इसलिए। मुझे तो लगा था कि मैं संस्कारी बहू लाई हूँ, पर तू तो अपनी सास से भी सवाल कर रही है। संस्कारी बहू ऐसे ज़ुबान नहीं लड़ाती, जो कहती है वो करती है। अरे माँ जी, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। अच्छा, फालतू बातें छोड़ और गहने लेकर आ, और बाद में अपनी पंचायत पूरी करना। मीना गहने निकालती है तो सरोज वो सारे गहने अपने पास रख लेती है। तुझे अपना होश तो रहता नहीं, इतने महंगे गहनों को क्या संभालेगी। आज से ये मेरे पास ही रहेंगे। अब ये सभी गहने मेरे पास रहेंगे, जब तुम्हें चाहिए होगा मुझे बता देना।
नई बहू को ऐसे सारे गहने देना सही थोड़ी ना। थोड़ी सी लापरवाही से बहुत नुकसान हो सकता है। अरे लेकिन माँ जी। फिर बोली, शाम को युवराज को आने दे, बताती हूँ तुझे। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, वही आकर बताएगा तुझे। मीना इन सारी चीज़ों से बहुत परेशान होती है, लेकिन वो युवराज से कुछ नहीं कह पाती। कुछ समय गुजरता है और फिर एक दिन उनके घर की वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है, तो मीना अपनी दहेज की वॉशिंग मशीन निकालने लगती है। अरे अरे अरे, क्या कर रही है तू? तुझे तो बस नुकसान करने की पड़ी रहती है। वो वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है ना, इसलिए अपनी वाली निकाल रही हूँ। इसमें नुकसान कैसा? अरे मेरी अक्लमंद बहू, ये तेरा अमीर मायका नहीं है कि चीज़ खराब हुई तो उसे कबाड़ में डाल दिया। हमारे यहाँ चीज़ें खराब होती है तो उनकी मरम्मत करवाई जाती है। जा मैकेनिक को बुला कर ला, और एक बार चीज़ खराब होने से तुरंत उसको फेंक नहीं देते। सरोज मीना को उसके दहेज का कोई भी सामान इस्तेमाल करने नहीं देती थी। किसी न किसी बहाने से उसे रोक लेती थी। मीना भी अपनी सास के आगे कुछ नहीं बोल पाती थी और एक सीधी गाय की तरह उनके बताए रास्ते पर चलती रहती थी। चलो फटाफट घर की सफाई करवाओ, आज मेरी बच्ची को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे हाथ चला, मुंह नहीं। जा जल्दी से सारे काम कर, आते ही होंगे वो लोग। हाँ भाभी, उनके सामने हमारी बेइज्जती ना करवाना। वो लोग घर की सफाई करते हैं और फिर शाम में अंजू को देखने वाले आते हैं। रिश्ता तो तय हो जाता है, पर वो एक अच्छे खासे दहेज की मांग उनके सामने रखते हैं और सरोज उसको हाँ भी बोल देती है। पर माँ जी, आप तो दहेज के खिलाफ थी, अब आप दहेज क्यों दे रही हैं? कथनी और करनी में फ़र्क होता है। रहना तो हमें इसी समाज में है, तो समाज के हिसाब से ही चलना होगा। तेरे माँ बाप भी तो दहेज के खिलाफ थे, पर दिया ना, तो ऐसे ही बेटी के अच्छे जीवन के लिए दहेज देना पड़ता है। तो चलिए माँ, मार्केट चलते हैं। बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी अंजू के दहेज के लिए। कितना सारा सामान लाना होगा, तो अभी से शुरू करते हैं शॉपिंग। अरे तू क्यों परेशान होता है बेटा, ये काम हम औरतें कर लेंगी, तो अपना ऑफिस संभाल। हाँ। सरोज युवराज को मार्केट जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक खुराफाती प्लान था। युवराज के जाने के बाद वो अंजू और मीना से कहती है, हमें शॉपिंग पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंजू की शादी में जितना भी दहेज देना होगा वो पहले से ही हमारे पास है। कहाँ है? कब लिया आपने? तेरी शादी में जो आया था वही सामान, क्योंकि तब से अब तक वो कुछ इस्तेमाल तो हुआ नहीं, घर में पड़े पड़े बेकार ही हो जाएगा। उससे अच्छा मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, जो तेरी शादी में आया वो तो हमारा ही है। अब अगर हम खरीद के भी देंगे तो हमें ही देना है, और तुम्हारे दहेज का देंगे तो भी हमें ही देना है। बात तो एक ही है ना। और अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम नया खरीद लेंगे। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो माँ जी, अगर प्रॉब्लम होगी ना तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तय कर लिया है कि अंजू की शादी में दहेज तेरा ही जाएगा। इसी बहाने घर में थोड़ी जगह तो हो जाएगी। अरे वाह माँ, आपने क्या दिमाग लगाया है। मान गए आपको, इससे तो हमारा काफ़ी खर्च बच जाएगा। पर ये गलत है, वो मेरा सामान है। ऐ लड़की, ज़्यादा ज़बान चलाई ना तो ज़बान निकाल कर हाथ में रख दूंगी। अब यहाँ ना तेरा मेरा कुछ नहीं है, जो मेरा है वो मेरा है, और जो तेरा है ना वो भी मेरा ही है, समझी? मीना रोने लगती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। जब युवराज लौट कर आता है तो उसके सामने वो ऐसा दिखाती है कि वो सारा सामान नया खरीद कर लाई है। मीना भी युवराज से कुछ नहीं कहती और मायके जाने का मन बना लेती है। बहुत हो गया, अब और इस घर में मैं नहीं रुक सकती। अंजू की शादी हो जाए तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगी। वो ऐसा ही करती है। उधर अंजू की शादी होती है और इधर मीना भी अपने मायके चली जाती है। युवराज उससे वजह पूछता रहता है पर वो कुछ नहीं बताती। वो उसे मनाने उसके पीछे पीछे उसके घर भी जाता है। अरे मुझे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? क्यों, कोई बात हुई है क्या? देखिए ना माँ जी, गुस्सा होकर चली आई है और वजह भी नहीं बता रही। अरे बता बेटा, क्या हुआ है? बताएगी तभी तो हल निकलेगा। क्या बताऊं? कोई एक बात हो तो बताऊं। पहले मेरी दादी की दी हुई साड़ी ले ली, फिर मेरे गहने ले लिए और अंत में मेरा सारा सामान अंजू को दहेज में दे दिया। क्या वो सारा सामान तुम्हारा था? आप तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। हाँ, मुझे सचमुच में नहीं पता। माँ ने तो कहा वो सारा नया सामान है, और अगर ऐसा था तो तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं?
हाँ बेटा, तुमने दामाद जी को कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे लगा था ये भी वही करेंगे जो इनकी माँ और बहन कर रही हैं। अरे वो लोग अलग इंसान हैं और मैं अलग। और सबसे अहम बात, मैं तुम्हारा पति हूँ। चलो घर चलो, मैं तुम्हें सब वापस दिलवाऊंगा और जो नहीं मिल सकता वो नया ला कर दूंगा। अच्छा ठीक है, पर अभी आप जाओ, अभी मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। युवराज मीना को साथ ले जाने की जिद करता है, पर मीना उसकी बात नहीं मानती और अंततः युवराज को अकेले ही वापस लौटना पड़ता है। तब चित्रा मीना से कहती है, बेटी, मैं मानती हूँ कि तेरी सास और ननद ने बहुत गलत किया, लेकिन तुझे साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि तेरा पति कितना अच्छा है। वो तुझे मनाने यहाँ तक आया और तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। मेरी बात मान, वापस लौट जा, क्योंकि तुझे ज़िंदगी उसी के साथ गुजारनी है। अगर वो सही नहीं होता तो मैं भी तुझे वापस जाने को नहीं कहती। ज़िंदगी में ये पैसा माल मायने नहीं रखता, एक सच्चा और ईमानदार साथी मायने रखता है। चित्रा की बात मीना को समझ में आ जाती है और फिर वो अगले ही दिन वापस लौट जाती है, जहाँ युवराज सोने के गहनों और साड़ियों के साथ उसका स्वागत करता है। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पर ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफे हैं। मेरे साथ इनको भी कबूल कर लो। मीना युवराज के गले लग जाती है और उस दिन से वो हर बात उससे शेयर करती है ताकि उनके बीच फिर कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और वो खुशी खुशी रहे।